इस्लामाबाद को फौज के हवाले करने की बात हो रही है। आपको लग रहा है कि हुकूमत समझती है कि इस दफा हम पिछली दफा की तरह मैनेज कर लेंगे? देखें, इस बार मैनेज नहीं हो सकेगा। उसकी रीजन ये है कि इस बार पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है। इस बार फैजाबाद तक इमरान खान को कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। पीडीएम ने भी लॉन्ग मार्च किए थे, कई मार्चेस किए थे, लेकिन कोई इस तरह से हमने नहीं देखा कि फौज के हवाले इस्लामाबाद को करना पड़े। ये जरूर हो सकता है राना सनाउल्लाह के पिछले बयानात को देखते हुए राना सनाउल्लाह सोच रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, दिस इज हाई टाइम, अब किसी तरह से जो है वो काबू कर लो। जो इस्तीफे मंजूर किए थे इलेक्शन कमीशन ने 11 लोगों के, शकूर शाद साहब गए, उन्होंने कहा जी मैंने तो इस्तीफा दिया ही नहीं। तो इसको इस तरह से रंग दिया जा रहा है कि जी अब तहरीक इंसाफ वापस जाना चाहती है असेंबली में। तो ये कलेक्टिव एंड ब्लॉक रेजिग्नेशन का था। इसमें जो है पीस मिल रेजिग्नेशन, जिस तरह से पार्टी को पार्लियामेंट में जो उनको नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश रचाई गई है, तो इसके खिलाफ जो है पीटीआई के उन अरकान ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इमरान खान की फाइनल कॉल, फाइनल स्टेज पर हुकूमत का ध्यान सिर्फ इमरान खान और नैब तरामीम से एहतसाब का खात्मा। जनाब, सवाल तो होगा और जवाब देना ही पड़ेगा। आज नहीं, कल नहीं, यहाँ ना सही वहाँ उस जहाँ में सही, जवाब तो देना ही पड़ेगा। आज़ादी के दिन से लेकर आज तक सवाल ही सवाल हैं और जवाब कहीं नहीं। मरीम नवाज़ को उनके वालिद मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब को इलाज के लिए लंदन क्यों जाना पड़ा? खबरें आसिफ जरदारी की भी बैरून मुल्क इलाज की चल रही हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि इन राहबरों को बार बार इक़्तिदार मिला, फिर भी ये आवाम के लिए ना सही, अपने इलाज के लिए ही सही, नवाज शरीफ हो या फिर आसिफ जरदारी, एक अस्पताल ऐसा ना बना सके। क्यों ना बना सके? क्या लंदन के महंगे तरीन इलाके में अरबों रुपए के फ्लैट्स बनाने से ज्यादा मुश्किल काम है ये? कौम सवाल पूछ रही है। यही सवाल आज जब एयरपोर्ट पर मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से पूछा गया तो कल इमरान खान के खिलाफ ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली मरीम नवाज के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये मैनेज मीडिया का नहीं, अवामी सवाल है। एक और सवाल जो मुसलसल उठ रहा है और हुकूमत की तरफ से इसका जवाब नहीं आ रहा, वो मफलूकुल हाल मईशत में जहाजी साइज काबीना का है। अवाम को एक पैसे का रिलीफ मुश्किल बल्कि नामुमकिन बताया जा रहा है, मगर हुकूमत वजारतें माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह बांट रही है। तारिक बाजवा की भर्ती से काबीना का स्कोर 76 हो गया है। कौमी असम्बली में नून लीग के अपने कुल अरकान 84 हैं। अब वजीरों की फौज जफर मौज के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? हुकूमत के पास जवाब कोई नहीं। सितम यह भी है कि इस अंधेर नगरी पर जो सवाल उठाता है फिर उसे उठा लिया जाता है। नैब तरामीम के नाम पर अपने अपने मुकदमात जैसे ख़त्म किए गए हैं, वो भी एहतसाब के नाम पर सवाली निशान है, जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का दर खटखटा दिया है। देखिए फैसला क्या आता है। सच ये है कि हुकूमत के आसाब पर सिर्फ इमरान खान सवार हैं, जिन्हें नाअहल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, मगर बात नहीं बन रही। इमरान खान की फाइनल कॉल हुकूमत के लिए बवाल जान बन रही है। आने वाले दिन फैसला कुन हो सकते हैं। आज इमरान खान की सालगिरह भी है। वर्ल्ड कप के फातह कप्तान शौकत खानम के रूए रवां और साबिक वज़ीर आज़म 70 साल के हो गए, मगर हकीकी आज़ादी तहरीक के लिए जवानों के खून को गरमा रहे हैं। इनकी फाइनल कॉल कब आ सकती है, इसी से आगाज़ करेंगे। सिद्दीक जान, नूरुल आरफीन मेरे साथ हैं और आज एक बहुत ज़बरदस्त माहिर कानून भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। सिद्दीक जान, इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल ये देनी है, उसकी तैयारी भी नज़र आ रही है। MNA MPs की ड्यूटीज़ भी लगा दी गई हैं, तो ये अब आप क्या देख रहे हैं कि दूसरी तरफ लग रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन भी एक्टिव हो गया है, उसने भी मंगवा लिया है कि क्या कुछ है जनाब इमरान खान साहब के हवाले से देखा जाए, उनके अकाउंट्स देखे जाएं। तो एक तरफ हमें नज़र आ रहा है कि तैयारी भी की जा रही है, इस्लामाबाद को फ़ौज के हवाले करने की बात हो रही है, 30,000 एहलकार रेंजर के। तो आपको लग रहा है कि हुकूमत समझती है कि इस दफ़ा हम पिछली दफ़ा की तरह मैनेज कर लेंगे 25 मई को?
देखें, इस बार मैनेज नहीं हो सकेगा। उसकी रीज़न ये है कि इस बार पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है। हर शहर में पीटीआई के वर्कर्स को उनके हामियों को रोका नहीं जा सकेगा और इस बार वफाक को जो पंजाब पुलिस है उसके हज़ारों एहलकार मुयस्सर नहीं होंगे। इस बार फैज़ाबाद तक इमरान खान को कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा और साथ ही अगर आप 25 मई और अब का मुआवजा करें तो आवाम के हालात इतने ख़राब नहीं थे, अवामी गम गुस्सा इतना नहीं था जितना अब है। और अगर आप इमरान खान की तैयारियाँ देखें तो उस वक्त इतनी तैयारी नहीं थी जितनी तैयारियाँ अब हैं। और उस वक्त इमरान खान आपको इतने एक्टिव खुद लॉन्ग मार्च के सिलसिले में नहीं लगते थे, नज़र आते थे जितने इस वक्त हैं। आप देखें, कल वो पेशावर थे, आज वो लाहौर हैं। और पिछले आप देख लें, पिछले कम से कम को 13-14 रोज़ से, तो जब से उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो कॉल देने लगे हैं, अगर आप इमरान खान का शेड्यूल उठा के देखें जो बनी गाला में उनकी मुसरफियात होती हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक शख्स जो है वो कैसे मुसलसल इतना इंगेज रह सकता है। सुबह से रात तक कभी वकला मिलने आ रहे हैं, कभी ताजिर मिलने आ रहे हैं, कभी उलमा मिलने आ रहे हैं, कभी वो खुद किसी से मिलने जा रहे हैं, कभी किसी सेमिनार में जा रहे हैं, कभी किसी जलसे में जा रहे हैं, कभी पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं, कभी ISF से मुलाकात कर रहे हैं, कभी यूथ से मुलाकात कर रहे हैं, कभी ख़वातीन से मुलाकात कर रहे हैं। तो मुसलसल इमरान खान की एक्टिविटीज़ आपको नज़र आती हैं और इमरान खान आपको फ्रंट से खुद लीड करते हुए सारे मामलात को नज़र आ रहे हैं। इस बार इमरान खान ने किसी पर नहीं छोड़ा। आप ये नहीं देख रहे कि इमरान खान साहब के जो लॉन्ग मार्च वाला मामला है इसमें कोई और पार्टी का रहनुमा जाके मीटिंग कर रहा हो, नहीं। इमरान खान बराह रास्त जो प्रेसिडेंट्स हैं और जो जनरल सेक्रेटरीज हैं पार्टी के, खुद जाके उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। तो इससे आपको इमरान खान की संजीदगी का एहसास भी हो रहा होगा, इदराक भी हो रहा होगा और नज़र भी आ रहा होगा। और साथ ही उनकी जो जिस तरह से वो जाकर हर जगह हलफ ले रहे हैं कि हकीकी आज़ादी की जंग से पीछे नहीं हटेंगे, साथ रहेंगे, और जाकर वो तंजीमों की बात सुन रहे हैं। तंजीम उनको जो कह रही है कि चेंजिंग्स वो कर रहे हैं। और इस बार इमरान खान जो है वो उन लोगों को सिर्फ आगे ला रहे हैं जो लोग उनके पुराने साथी थे, जो नज़रियाती कारकुन थे और जो नज़रियाती तौर पे इमरान खान के साथ खड़े हैं, उनको आगे ला रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि अब जो ओहदे हैं वो ऐसे नामों को दिए जा रहे हैं जो पार्टी के पुराने लोग हैं, वो नहीं हैं जिस तरह से पहले बहुत सारे ओहदे बांटे जाते थे। तंजीम में बहुत सारे ऐसे लोगों को ओहदे मिल जाते थे जो बाद में आए और जो पैसे वाले तस्वर किए जाते थे, ऐसा नहीं है। और इसी दौरान आप देख रहे हैं कि बहुत से पुराने लोग जो तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे, उनका भी किरदार जो है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सही। नूर अरफीन, अब ये लॉन्ग मार्च की तैयारी जिस तरह हम देख रहे हैं, PDM ने भी लॉन्ग मार्च किए थे, कई मार्चेस किए थे। मरीम नवाज साहब ने अलग किया था PDM के साथ मिलकर, मौलाना भी उसमें थे, बिलावल साहब भी अलग गए थे, लेकिन कोई इस तरह से हमने नहीं देखा कि फ़ौज के हवाले इस्लामाबाद को करना पड़े। रेंजर्स की इतनी बड़ी तादाद बुलाई जा रही है, तो ये लगता है कि इमरान खान साहब के साथ लोग ज़्यादा निकलेंगे इस वजह से, या खौफ है कि इमरान खान हुकूमत गिरा सकते हैं? इमरान खान के दौर में तो मौलाना ने धरना भी दिया था, इनके लॉन्ग मार्च भी हुए थे, उसके बाद अदम इत्मीनान भी आई थी। नहीं, ये बात तो मुझे नहीं लगता कि शायद हुकूमत के मद्देनज़र हो, उसके जहन में हो कि लॉन्ग मार्च में ज़्यादा लोग निकलेंगे। ये ज़रूर हो सकता है राना सनाउल्लाह के पिछले बयानात को देखते हुए इमरान खान, तहरीक इंसाफ और राना सनाउल्लाह खान जो मौसूफ़ हैं, उनके पिछले टसल को देखते हुए लगता है कि इस मरतबा राना सनाउल्लाह सोच रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, दिस इज़ हाई टाइम, अब किसी तरह से जो है वो काबू कर लो। पिछली मरतबा इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। इस्लामाबाद में धमा चौकड़ी मची, इस्लामाबाद में गिरफ़्तारियाँ हुई, इस्लामाबाद में पुलिस पर जो है वो हमले हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। फेडरल कैपिटल है, ज़ाहिर है कि हुकूमत को रिएक्शन देने का पूरा हक़ है, इधर से इमरान खान और PTI को एहतजाज करने का पूरा हक़ है। अब दोनों तरफ से हुदूद और क़ुयूद की पामाली अगर होती है तो ज़ाहिर है कि ज़िम्मेदार उसी को गर्दाना जाएगा। टेम्परेचर रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है, इस बात में भी कोई शुबा नहीं है, लेकिन अगेन अक्ल दानिश का फ़हम का जो तकाज़ा है वो ये है कि इस वक्त मामले को जज्बातियत से हल करने के बजाय, मैं दोनों हवालों से बात कर रहा हूँ, राना सनाउल्लाह के हवाले से भी और इमरान खान साहब और उनकी टीम के हवाले से भी, कि इस वक्त मामले को जज्बातियत से हल करने के बजाय दिमाग से हल किया जाए। अपर चेम्बर का इस्तेमाल इस वक्त पूरी तौर पे किया जाए। उन इंट्रूडर्स, उन घुसपैठियों और उन जो है अपॉर्चुनिस्ट एलिमेंट्स जो हैं, उनके कहने में आकर के दोनों तरफ से कहीं कोई इस तरह की हिमाकत का इर्तिकाब न किया जाए कि पिछली मरतबा जो आपको, मुझे, हम सब को हमारी टेलीविज़न स्क्रीन्स के ज़रिए दुनिया भर में जो मनाजिर टेलीकास्ट हुए उसकी जिसको कहते हैं रिपीट ना होने पाए, रिपीट टेलीकास्ट, ये इस वक्त अक्ल व दानिश का तकाज़ा है। बाकी हुकूमत ज़ाहिर है कि आस्तीन कस के ऊपर खड़ी हो गई है।
अब देखते हैं कि इस तरफ से इस मामले को कहाँ ले जाया जाता है। कल जो हलफ बर्दारी की तकरीब हुई है उसके हवाले से मैं सुन रहा था, देख रहा था सोशल मीडिया पे, प्रो नून लीग, प्रो पीडीएम जो इवन एंकर्स हैं। खैर बड़े मज़े की बात है कि इस वक्त तो एंकर, तज्जियाकार सभी बेचारे बेनकाब हो चुके हैं, सबको पता है कौन किसकी ज़ुबान बोल रहा है। तो मैं उनको देख रहा था, वो हिटलर से तशबीह दे रहे थे कल। अच्छा, मैंने भी बहुत कोशिश की कि मैं इसमें कहीं हिटलर वाली चीज़ निकाल लूँ, ना मुझे हाथ का एंगल वो लगा वो आप सही कह रहे हैं। और दूसरा शख्सियत में बड़ा फ़र्क है यार। वो आप सही कह रहे हैं। मैंने भी देखा कि वो हलफ इस तरह से नून लीग की तरफ से भी लिया जाता रहा है, लेकिन बस वो कोई जब आपने कोई बात बनानी है तो वो निकाली जा सकती है। अब मरीम साहबा चली गई हैं लंदन। एक तो उनसे सवाल जो हुआ, हमने दिखाया भी है कि जी 30 साल में आप कोई एक हॉस्पिटल नहीं बना सके कि जहाँ छोटी सी सर्जरी हो जाए आपकी। यही बात आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी है। तो सिद्दीक जान, क्या ऐसी वजह है कि इस तरह के सवाल हम आम तौर पर नहीं देखते कि पूछे जाते हैं, जब पूछे जाएं तो जवाब नहीं आता। अब लंदन में कौन सी मुलाकातें हैं जो छुपाई जा रही हैं? पीछे हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ FIA भी एक्टिव करके वो जा रही हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी तफसीलें मांग ली हैं। तो क्या होगा लंदन में ऐसा? देखिए, लंदन में पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसले होने हैं और सबसे बड़ा फैसला नवंबर के हवाले से है। और मरीम नवाज़ साहबा जो गई हैं लंदन, उसका वाहिद मकसद जो है वो सबसे बड़ा जो फैसला है नवंबर के हवाले से, वो फैसला लेने। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की कुछ शख्सियात लंदन में पहले से मौजूद हैं, वो भी नवाज शरीफ साहब को कुछ और राय दे रही हैं। मरीम नवाज़ साहबा की राय उनसे मुख्तलिफ है। यही वजह है कि मरीम नवाज़ साहबा खुद गई हैं और जैसे उनको पासपोर्ट मिला है 18-19 घंटे के अंदर अंदर वो रवाना हो गई हैं। वो एज सून एज पॉसिबल वहाँ पहुँचना चाहती हैं, पहुँच कर मियां साहब को सिचुएशन बताना चाहती हैं और अपनी राय देना चाहती हैं। तो अब दिलचस्प सूरत हाल हो जाएगी कि इदारा क्या चाह रहा है, एक वो मामला होगा, शहबाज शरीफ क्या चाह रहे हैं वो दूसरा मामला है, नवाज शरीफ क्या फैसला करते हैं ये तीसरा मामला होगा। और मैं आपको बताऊं कि इससे सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर हुई इस वजह से कि जब ये तासुर गया कि नवंबर के हवाले से बड़ा फैसला जो नून लीग वालों ने खुद कहा कि वो मियां नवाज शरीफ करेंगे। देखें, मियां नवाज शरीफ बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के तायात कायद हैं, बिल्कुल सियासी तौर पर उनका रोल है, लेकिन हमने पाकिस्तान के सिस्टम को भी देखना है, आइन और कानून को भी देखना है। जिस भी हद तक देखें, पाकिस्तान के आइन, कानून और अदालतों के मुताबिक नवाज शरीफ साहब एक इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, भगोड़े हैं, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हैं और हुकूमत पाकिस्तान को ये ऑर्डर दिया गया है अदालत की जानिब से, और वो ऑर्डर इस वक्त भी मौजूद है कि इस सजा याफ्ता मुजरिम को, इश्तिहारी, मफरूर, फरारी, भगोड़े को पकड़ कर लाया जाए पाकिस्तान। ये अदालत का फैसला मौजूद है। तो अब और दिलचस्प बात यह है कि उसी बेंच का फैसला है जिसने मरीम नवाज को बरी किया है। तो अब अगर एक ऐसा शख्स जिसकी तरफ से मियां नवाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान की अदालतों में कोई वकील भी पेश नहीं हो सकता कानून के मुताबिक, क्योंकि वो इश्तिहारी हैं, जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे उनका कोई राइट नहीं है कि उनका वकील किसी अदालत में उनकी तरफ से पेश हो। इस हद तक पाकिस्तान का कानून वाज़ेह है। तो अब वो अगर इतने बड़े फैसले करेंगे तो जाहिर है फिर चीज़ें सवालात उठेंगे। तो मरीम साहबा बड़े फैसलों के ऊपर अपनी राय देने गई हैं और उनकी ये मुलाकात हर हवाले से आम है। अगले इस एक हफ्ते में सब बड़े फैसले कर लिए जाएंगे। अनाउंस होते हैं नहीं होते ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बड़े फैसले सारे के सारे इलेक्शन के हवाले से जो इनकी राय है, नून लीग की जो राय है, उनकी हद तक नवंबर के फैसले, इलेक्शन के फैसले और बहुत सारे कि पार्टी को आगे किसने चलाना है, किसका क्या रोल होगा, ये सारे फैसले विद इन 1 वीक हो जाएंगे। नूर आरफीन, आपसे इससे थोड़ा सा एक हटकर मुख्तलिफ सवाल ये है कि ये जो सवाल हमने आज प्रोग्राम के शुरू में मरीम साहबा का किससे जो सवाल हो रहा है वो दिखाया भी है और वो गुस्से से जिस तरह देख कर चले गए, जवाब नहीं दिया कि जी हॉस्पिटल ऐसा क्यों नहीं बन सका। अब पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि दुनिया से लोग, बाहर के ममालिक से इलाज करवाने सिंध में आते हैं, पूरी पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन जरदारी साहब अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनकी तबीयत नासाज होती है तो डॉक्टर भी बाहर से आता है और उनको भी बाहर ले जाने की बात होती है। मरीम साहबा की छोटी सी सर्जरी है और वो पाकिस्तान में वो कह रही है मैंने चेक किया हो ही नहीं सकती। तो यानी लंदन, सियासत भी लंदन में, इलाज भी लंदन में, फैसले भी लंदन में, तो ये फिर लंदन अब बन चुका है कैपिटल, काबीना भी वहीं पर चली जाती है। अच्छा, सवाल का जवाब थोड़ा सा डिटेल में दूंगा जी। आज से पहले जब पाकिस्तानी सियासत के, पाकिस्तानी अवाम के फैसले लंदन में हो रहे थे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हो रहा था, MQM के साथ हुकूमत शेयर न करने की वादे और वईदें और कस्में खाई जा रही थीं, जिस वक्त अल्ताफ़ हुसैन के ज़रिए से कराची को कंट्रोल करवाया जा रहा था, ये सब भी लंदन से ही हो रहा था मेरे ख्याल है जी। उस वक्त आप छोटे थे मेरे ख्याल है, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं उस वक्त भी इसी हाल का था, इसी साइज़ का था। मैं उस वक्त भी छोटा सा नहीं, मोटा सा था, तो मुझे सब याद है।
इसलिए मुझे अचंभा कुछ नहीं हो रहा, मुझे हैरत कोई नहीं हो रही, मुझे सवाल पे ताज्जुब ज़रूर हो रहा। भाई पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में आज से पहले कब हुए? पाकिस्तान के कौन सी जगह का फैसला पाकिस्तान में होता है? ज़रा आप मुझे एक दो नाम अगर आप और सदीक जान मिल करके गिनवाना चाहें तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं बिल्कुल सीखने के लिए तैयार हूँ। बल्कि पाकिस्तानी सियासत के ये जो भगोड़े, अभी सदीक जान का मैं सुन रहा था, वो नवाज़ शरीफ का जब भी नाम आता है तो सदीक जान एक ही सांस में, एक तो वो इतनी तेज़ मैं बोल नहीं सकता, इश्तिहारी, फरारी, मफरूर, भगोड़े, मैं तो डर रहा होता हूँ कहीं मुगल्लिजात ही नहीं निकल जाए, क्योंकि इतनी तेज़ी में आप बात को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन चलो सही है। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि मुझे इन सारी बातों पर यकीन है, ऐसा है, ठीक है। लेकिन सिचुएशन को ज़रा पूरा राउंड करके देखते हैं। भाई मेरे, वो मुल्क का 3 दफ़ा इन सारे खसाइल के बावजूद इस मुल्क का, इस लानत ज़दा जमहूरियत के ज़रिए मेरा और आपका 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका, 3 दफ़ा। और आप जो ये खबर शेयर कर रहे हैं, जो कि अब कोई खबर नहीं रही कि नवाज शरीफ नवंबर की तैनाती और अगले इलेक्शन और अगले सेटअप के फैसले करने के लिए, माफ़ कीजिएगा नूर आरफीन, क्योंकि कमर्शियल ब्रेक है, हमें ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आइनी और कानूनी माहिर से कि जो नैब की तरमीम है, इसके बाद अब क्या इतना ही आसान है कि हुकूमत में और अपने सारे केसेस ख़त्म कर लो? ब्रेक के बाद अब पता चला। मशहूर आइनी और कानूनी माहिर फैसल चौधरी साहब हमारे साथ हैं। नैब में जिस तरह से तरामीम की गई हैं, ये केस भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, उस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब तो करप्शन आम कर दी गई, हत्ता कि ये भी कि बड़े बड़े जो केसेस थे उनमें रिलीफ ले लिया गया। कहीं 1100 अरब रुपए का कहा जाता है कि जो गबन हुए अब वो कहाँ से आए, हत्ता कि यहाँ तक बात हो रही है कि प्ली बार्गेन जिन्होंने की है अब वो पैसे वापस मांग सकते हैं और अरबों रुपया उल्टा हुकूमत को, इस मुल्क को वापस करना पड़ेगा करप्ट लोगों को। तो इसमें कितनी हकीकत है ये भी हम जानेंगे फैसल चौधरी साहब से। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी फैसल चौधरी जी, फैसल चौधरी साहब, पहला तो सवाल ये कि आज एक खबर ये सामने आई कि जो इस्तीफ़े मंजूर किए थे इलेक्शन कमीशन ने 11 लोगों के, उनमें पहले शकूर शाद साहब गए, उन्होंने कहा जी मैंने तो इस्तीफ़ा दिया ही नहीं। अब दीगर लोगों की तरफ से भी जब हाई कोर्ट से रुजू किया गया है तो इसको इस तरह से रंग दिया जा रहा है कि जी अब तहरीक इंसाफ वापस जाना चाहती है असेंबली में। तो असल में आप गए क्यों हैं हाई कोर्ट इस्तीफों के हवाले से? उसमें जो मेंबरान गए हैं जी हाई कोर्ट में, उनका मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि 123 मेंबरान ने पार्टी डिसीजन के तहत, पार्टी के फ़ैसले के तहत इस्तीफ़े जो दिए थे, और वो एक मकसद के लिए था ताकि इलेक्शन जो हैं वो पूरे 123 में हलकों में दोबारा किए जाएं। और ऑडियो टेप्स जो आई हैं जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उसके 5-6 मिनिस्टर जो हैं, जिस तरह से उन्होंने साजिश की है स्पीकर नेशनल असम्बली के साथ मिल के, उन्होंने और फिर उनके पीस मेल यानी थोड़े थोड़े करके जो है वो इस्तीफ़े मंजूर किए, जो कि खिलाफ आइन भी है, खिलाफ कानून भी है। और स्पीकर ने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसके तहत बुला के कार्रवाई करनी थी, एक पूरा प्रोसीजर दिया गया है। अगर वो उन्होंने प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया तो फिर उनको, उनके इस्तीफ़े जो हैं वो कानूनी तौर पे मंजूर नहीं किए जा सकते। तो उन्होंने ये आज मौक़िफ़ किया है कि या तो 123 के इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं और उन कानून और आइन के मुताबिक, और अगर उन, क्योंकि जब तक ये जो फ़ैसला किया था पीटीआई ने, तो ये कलेक्टिव एन ब्लॉक रेजिग्नेशन का था। इसमें जो है पीस मिल रेजिग्नेशंस, जिस तरह से पार्टी को और उनकी पार्लियामेंट में जो उनको नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश रचाई गई है, तो इसके ख़िलाफ़ जो है वो पीटीआई के उन अरकान ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। सिद्दीक जान, फैसल साहब ये बताइएगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ, उन्होंने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया और उन्होंने इन अरकान को नहीं बुलाया, इनसे तस्दीक नहीं की और इनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए 11 के, जिनमें से शकूर शाद साहब का तो ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उसके ऊपर। लेकिन ये प्रोसेस तो फिर कासिम सूरी साहब ने भी अडॉप्ट नहीं किया था। जब उन्होंने 123 इस्तीफ़े मंजूर किए तो उन्होंने भी तो सिंपल एक पेज के ऊपर लिख दिया कि 123 इस्तीफ़े मेरे पास आए हैं और मैंने
उनकी जो वेरिफिकेशन थी वो मैंने कर ली है और मैं मंजूर कर रहा हूँ। ये प्रोसेस तो फिर उन्होंने भी फॉलो नहीं किया था। कासिम सूरी साहब के जो फैसला है जो मंजूरी का, उसको किसी अदालत के सामने किसी ने चैलेंज नहीं किया। ये जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो पिटीशन नहीं मानी पीटीआई की, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, तो उसके बाद वो आए। तो लिहाजा अगर कोई एग्रीड पर्सन सामने नहीं आया और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन थी उसकी पेंडेंसी के दौरान एक ऑडियो टेप आई जिसको एडमिटेडली तस्लीम कर लिया वज़ीर-ए-आज़म ने भी और उसके वज़रा ने भी कि ये ऑडियो लीक्स ठीक हैं, जिसमें वो साजिश करते हुए सुनाई देते हैं और वो जो सारी साजिश है वो एक ही नुक्ते के गिर्द घूमती है कि किस तरह से पीटीआई की सीटें जो हैं वो सिलेक्टेड किस्म की उनको जो है वो फारग किया जाए और फिर उसमें इलेक्शन अपनी मर्ज़ी का करा के धांधली के ज़रिए अपने बंदे लाए जाएं और इस तरह से एक साफ शफाफ और ईमानदाराना इलेक्शन की बजाय एक धांधली ज़दा इलेक्शन, एक गैर मुनसिफाना इलेक्शन, गैर शफाफ तरीके से मुनक़द किया गया इलेक्शन जो है उसके ज़रिए अपने बंदे पार्लियामेंट में ला के तो उसकी जो किया जाए। जिस तरह से एक डमी अपोजिशन बनाई गई है उन टर्न कोर्ट्स के ऊपर जो कि पीटीआई के टिकटों पे आए लेकिन बाद में वो दूसरी जमातों में चले हो गए, लौटे हो गए, तो उस किस्म की एक जमहूरियत के साथ घिनौनी साजिश और मजाक किया जाए तो उसकी सरफेस होने के बाद ये पता बड़ा वाज़े हो गया है, ये साबित हो गया है कि स्पीकर और वज़ीर-ए-आज़म और उसकी कैबिनेट ने अपने आइन की भी और ओथ की भी हलफ की भी खिलाफ वर्जी करते हुए ये मामला किया और एक साजिश की 123 मुंतखब मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ और आइन के ख़िलाफ़ और कानून के ख़िलाफ़। फैसल साहब, नैब का जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में है। अब वहाँ पर ये भी बात हो रही है कि जिन्होंने पैसे दिए हैं या भी पैसे आ रहे हैं किस्तों में हैं, प्ली बार्गेन की है या जिस तरह भी रिकवर किए गए पैसे, अब वो भी वापस करने पड़ सकते हैं। ये तो एक अजीब पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। यानी एक तरफ करप्शन जिन्होंने की उनकी माफ़ी हो रही है और जो दे चुके हैं उनको भी वापस करने पड़ेंगे। क्या ये मुमकिन है? देखिए, जब आप शख्सियात को सामने रख के कानून साजी करेंगे और कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून साजी करेंगे तो फिर इससे जो मुजरम हैं वो बचेंगे तो सही, फिर उससे जुर्म में ज़राए में इजाफ़ा होता है। कोई भी जुर्म हो, कोई भी गैर कानूनी काम हो, उसका कला कमा सज़ा देने से ही मुमकिन होता है। अगर आप सज़ा की बजाय उसके रास्ते तलाश करें कि उसको जस्टिफाई कैसे करें और अपने मुकदमात को कैसे ख़त्म करें, यक निकाती एजेंडा हो और जिसमें लाने वाले भी शामिल हों, उसमें फिर इन मामलात के ऊपर जो है वो गड़बड़ होती है। ये गड़बड़ आपको नज़र आएगी, इसमें कौम का नुकसान हो रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है, मज़ीद होगा और पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी का ख्वाब जो सब देखते हैं वो शायद कभी भी पूरा ना हो सके जब तक कि पार्लियामेंट में इस किस्म की कानून साजी की इजाज़त दी जाएगी। क्योंकि मामला अदालत में है, मैं बड़ा मोहतात होकर गुफ्तगू करूँगा, सब जुडिस मैटर है, लेकिन बाद नज़र में ये जो मामलात इस तरह से हुए हैं ये बहुत ही एक तकलीफ दे अमल है। सिद्दीक जान, लास्ट क्वेश्चन, मुझे ब्रेक पे जाना है। जी फैसल साहब, ये बताइएगा कि आजकल मियां नवाज शरीफ साहब की तायात नाअहली ख़त्म करने के हवाले से बहुत बातचीत चल रही है। एक तो एक वैसी कन्फ्यूजन मीडिया में क्रिएट कर दी गई जो कि ठीक नहीं है कि ये जो 3 रुकनी बेंच है जो फैसल वाडा साहब का केस सुन रहा है शायद यही तायात नाअहली को ख़त्म कर देगा। ये तो खैर गलत है, लेकिन ये बताएंगे जो 5 रुकनी बेंच का फैसला है तायात नाअहली के हवाले से जो इंटरप्रिटेशन की है उन्होंने कि नाअहली तायात होगी, अगर इस फैसले को बदलना हो तो कितने रुकनी बेंच चाहिए होगा इस फैसले को बदलने के लिए, तब्दील करने के लिए, और इसका प्रोसेस क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट खुद इस केस को खोलेगी, कोई जाएगा, ये क्या प्रोसेस हो सकता है? इसके सर 2 तरीक़ेकार हो सकते हैं। एक तो जो नाअहली की मुद्दत का तयन जो है वो कानून साजी के ज़रिए किया जा सकता है
और मैं समझता हूँ कि उसका तयन होना चाहिए, क्योंकि उसकी अदम मौजूदगी में फिर ये बहुत ही कन्फ्यूजन रहेगा कि साहियात है या एक टर्म है, क्योंकि बाहर तौर पे इसका शिकार जो हैं वो सियासतदान हुए हैं और उनको जो है इस मुल्क में बात करने की ज़रा इतनी ज़्यादा आज़ादी भी नहीं है। जो मामला जिस तरह से होते हैं उसका शिकार फिर मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। एक तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आर्टिकल 63(b) के तहत, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हालिया फ़ैसले में भी ये ऑब्ज़र्व किया है, उसके ज़रिए मुद्दत का तयन किया जाए। जो वो फ़ैसला जिसका ज़िक्र आप कर रहे हैं, बलोच केस है, सदीक़ खान बलोच केस है, उसमें अदालत उज़्मा ने ये कहा है कि क्योंकि किसी हतमी मुद्दत का तयन आइन में नहीं है, कानून में नहीं है, लिहाजा उस सूरत में जब कोई मुद्दत नहीं है तो फिर मुद्दत जो है वो लाइफ टाइम ही समझी जाएगी, उसके अलावा कोई और चीज़ समझी नहीं जा सकती। फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने में वक्त है। ब्रेक के बाद आरफी नामा में बात करेंगे इस्लामोफोबिया किस तरह से फैल रहा है और मुसलमान उम्मा या मुसलमानों के हुक्मरान क्या कर रहे हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। वक्त है आरफीन नामा का। जी आरफीन। जी उसामा, मुस्लिम उम्मा का बड़ा ज़िक्र होता है, बड़ा शोर हुआ किया जाता है। कभी जब हमारे पास सिर्फ एक सलाहुद्दीन अय्यूबी था, अल्लाह, तो हाल ये था कि कोई एक आंख हमारी तरफ टेढ़ी निगाह से देख नहीं पाती थी, और अब टेलीविज़न स्क्रीन पर ज़रा देखिए वो मनहूस तकरीब, अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह, एक ऐसे मुक़द्दस मुहतरम मकाम पर जिसके बारे में सोच कर रूह लरस जाती है। ये वीडियो इंतहा पसंद यहूदियों की है, जो किसी और जगह नहीं बल्कि मस्जिद इब्राहीम में एन यरूशलेम में, ये पीछे जो आपको सब्ज़ वो नज़र आ रहा है, ये मज़ार मुक़द्दस है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। यहूदियों ने मुसलमानों को, नमाज़ पढ़ते हुए मुसलमानों को उस जगह से निकाल करके और ये महफिल रक़्स व मौसीकी, ये शोर गुगा, ये हाय हू, ये अहफ़ुगामा मचाई। पूरी दुनिया ने सोशल मीडिया के ज़रिए ये बेहयाई, बेशर्मी का अज़ीमुश्शान इन्वर्टेड कॉमाज़ में मुज़ाहरा यहूदियों का, इंतहा पसंद यहूदियों का ज़रूर देखा। वो दुनिया जो आपको यहूदियों के सो कॉल्ड क़िताल के बारे में बात करने नहीं देती, यूट्यूब पे आपकी वीडियो अपलोड नहीं होने देती, फेसबुक पर आपको बात नहीं करने दी जाती, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, उन लोगों के लिए ये देखो मुझे जो दीद इबरत निगाहों की सी मिसाल है। ये एक वीडियो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़ार मुक़द्दस में घुस कर मुसलमानों को, मुस्लिम उम्मा को उनकी औकात बताते ये चंद 2 टके के इंतहा पसंद, ये आपको और मुझे, हमें हमारी उस गैरत ईमानी का जो है वो ताना दे रहे हैं जो हमारे असलाफ़ में मौजूद थी, लेकिन हम बावजूद हम और हमारे हुक्मरान उससे अक्सर महरूम हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के बाद अब आप जो देखेंगे, ज़रा देखिए, ये वो क़िताल है, ये वो क़िताल है जिसे किसी तौर पर भी दुनिया भर में काबिल कबूल नहीं समझा जा सकता। ये वो मासूम नन्हे फ़लस्तीनी शहीद बच्चे हैं जिन्हें जवानी की दहलीज़ पर कदम रखना नसीब ना हुआ। ये वो बदनसीब बाप है जो अपने बच्चे का लाशा उठाए दुनिया से, अमन की दाई उस दुनिया से, नोबेल इनाम अमन का बांटती दुनिया से अपना कसूर पूछ रहा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ये FIR है, स्ट्रेट फॉरवर्ड FIR है उस सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा, उन नाम नहाद बाज़मीर, बाहया और बागैरत मुस्लिम हुक्मरानों के लिए, जो अपने अपने सल्तनतों में अपनी अपनी नाक के नीचे भी मामलात को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनसे पूरी उम्मा की क़यादत का ख्वाब जो है वो अबस ही है। कभी किसी वक्त कहा जाता था चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। क्या वाकई आज सूरत हाल ये है? मेरा ख्याल है ये दोनों वीडियोस देख करके आपको पता चल जाएगा। दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, लेकिन उसके लिए जो ताकत, जो क़ुव्वत, जो गैरत ईमानी चाहिए थी, उसके लिए जिस सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़रूरत थी, क्या आज उसका गुज़र भी, उसका मौहूम सा गुज़र भी हमारे यहाँ, हमारे जहनों तक में है?
जवाब इसका आपके सामने है। अब आपको दिखाते हैं मुस्लिम अय्याश मुस्लिम हुक्मरानों की इन्वर्टेड कॉमाज में बाहया किस्म की ये सलूक आप देखिए। ये सऊदी अरब के किंग मोहतरम फ़लाँ फ़लाँ शेख फ़लाँ फ़लाँ डोनाल्ड ट्रंप, उस नीम पागल उस दीवाने का इस्तकबाल करके इन्होंने उसको बाकायदा उसकी तकरीर भी सुन रहे हैं। वो दहशतगर्दी के कलाकमे के ऊपर ये बात कर रहा है। मुस्लिम हुक्मरान मुंह में घुघनियाँ डाल करके बैठ करके इस बदबख्त से लेक्चर सुन रहे थे और उसके बाद इसको सऊदिया का सबसे बड़ा कौमी एजाज़ भी दिया गया। जाहिर है ये डोनाल्ड ट्रंप और अंकल सैम के देश अमेरिका की सरपरस्ती के बगैर चूंटी जैसा इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर सकता था। ये चूंटी जैसा इसराइल, ये बदबख्त इंतहा पसंद जो हैं लोग, ये मज़ार मुक़द्दस मज़ार इब्राहीम अलैहिस्सलाम मस्जिद इब्राहीम की बेहुरमती कर सकते थे। लेकिन आपको दिखा रहा हूँ मुस्लिम उम्मा के इन चौधरियों की, इन चैम्पियंस की असल हकीकत। ज़रा देखते जाइए। अगली तकरीब जो आप देखेंगे उसमें प्रिंस सलमान जो इस वक्त वज़ीर आज़म है सऊदी अरब के, वो जो बाइडन को जो इस वक्त मुसल्लत हैं अमेरिका पर, ये उनको अपने महल के सदारती महल के दरवाज़े पर इनको वेलकम कह रहे हैं, इनको ले जा रहे हैं शाह से मुलाकात के लिए। ये तस्वीर भी मेरा ख्याल है कि चश्मकुशा है, ये फुटेज भी चश्मकुशा है। इससे भी आपको पता चल रहा होगा कि वो जो गैरत ईमानी, वो जो शौक़ शहादत और जज्बा जिहाद की जो बातें हमने अपनी दरसी कुतुब में पढ़ी थी, उसका गुज़र हमारी ज़िंदगियों में नहीं रहा। अगली जो वीडियो है वो उससे भी ज़्यादा खौफनाक, शर्मनाक और इबरतनाक है। इसमें इंसानी खून की, मकबूजा कश्मीर में इंसानी खून की अर्जानी से कता नज़र मोदी को यूएई के शेख फ़लाँ इब्न फ़लाँ बुला करके और उससे रिश्तेदारी कर रहे हैं, उसको अपने कलेजे से लगा रहे हैं, उसको सबसे बड़ा अपना एजाज़ यूएई का वहाँ पे दिया है। ज़ाहिर है कि यूएई में जो जिस तरह से दीन इस्लाम की इन्वर्टेड कॉमाज में खिदमत की जा रही है, उस एक खिदमत में और इनके तजारती ताल्लुकात में कहीं कोई ख़बर कोई रखना ना आने पाए, इसके लिए ज़रूरी था कि मोदी को बुला करके ये फ़ोटो सेशन कराया जाए। पूरी मुस्लिम दुनिया को ख़ास तौर पर यह बता दिया जाए कि तुम अलग हो और हम अलग हैं, दुबई अलग है और मुस्लिम उम्मा यूएई और मुस्लिम उम्मा बिल्कुल अलग हैं। यूएई के हुक्मरान भी सऊदी हुक्मरानों की तरह से अलग हैं और हम लोग अलग हैं। इसके बाद अब आपको दिखाएंगे मोदी और प्रिंस सलमान के दरमियान वो मुसाफा, वो मुआनका जो देख करके आपका खून यकीनन खौल उठेगा। मकबूजा कश्मीर में जो कुछ इस बदबख्त, जिसके लिए मैं कोई सख्त से सख्त जुमला इस्तेमाल करते हुए भी चूकता नहीं, लेकिन मजबूरी है, ऑन एयर बैठा हूँ, इस खून आशाम दरिंदे, इस साबिक चाय फरोश, इस गुजरात के कस्साब, इस भारतीय नाम निहाद सेकुलर जमहूरिया के प्रधान, इस बदबख्त ने, इस मोदी ने, या बाल्फाज दीगर इस मूजी ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 के साथ जो किया, उनकी खुदमुख्तारी के साथ जो किया सो किया, और वहाँ अपनी 7 लाख से ज़ायद अफवाज के साथ दिन रात मुस्लिम उम्मा की, मुस्लिम नौजवानों की, हमारी इफ़्फ़त माँ बहनों बेटियों की इज़्ज़तों से, उनकी इफ़्फ़तों से, उनकी इस्मतों से खेलने वाला ये दरिंदा सऊदी हुक्मरानों से अपने किए का अज्र पा रहा है। ये तमाम फुटेजेस देख करके आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस वक्त हम एटम बम बना लेने के बावजूद भी पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए क्या इन्वर्टेड कॉमाज में हैसियत रखते हैं, और वो जो उनका कलमा गो नहीं, उनकी उम्मा का हिस्सा नहीं, उनका भाई नहीं, उनका इस्लामी भाई नहीं, उसके बावजूद भी इन लोगों के दरमियान ये मुसाफे, ये मुआनक़े और ये बगलगिरियाँ, ये इनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए नित नए तरीक़े, ये नित नए जतन आप देख करके बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सबसे पहले वीडियो हमने लगाई थी, एक मरतबा फिर वो वीडियो लगाओ ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि हमारे साथ, हमारी गैरत के साथ, हमारी गैरत ईमानी के साथ जिस तरह से फ़ुटबॉल खेली जा रही है उसके ज़िम्मेदार हम, यानी हम मुस्लिम उम्मा के चौधरी, मुस्लिम उम्मा की एटॉमिक जमहूरियाओं के, जमहूरियतों के चैम्पियंस,
नॉन एटॉमिक जमहूरियाओं के बादशाहतों के पालनहार और उनके सरपरस्त उनके दाना हैं। ये फुटेज देखिए। अगर आज की रात की नींद आपकी नहीं उड़ती, अगर जानमाज पर सजदा करते हुए आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलते, अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने उन गुनाहों के लिए जिसमें आप शायद बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं है इस एक कार जहल में, उसकी माफ़ी अगर आप नहीं मानते तो ज़रा अपने ईमान की तजदीद कीजिएगा। ये कहने में मुझे कोई यार नहीं, अल्फाज नहीं है अब इसके इंसान को कह सकता है। सिर्फ दुख है, रंज है, गम है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। छठी के बच्चे आपसे अच्छे, हफ्ता शाम 5 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एक बार फिर नंबर 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।